आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड द गार्निशी ऑर्डर। अभी गार्निशी ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। होता क्या है, सिंपल सा सिस्टम समझने की कोशिश करो। लेट्स टेक द केस कि पर्सन ए है और पर्सन ए ने पैसे उधार पर लिए थे पर्सन बी से। ठीक है, पर्सन ए ने पैसा उधार पर लिया है पर्सन बी से, तो पर्सन ए है यहां पर डेटर क्योंकि इन्होंने पैसा उधार पर लिया है, और पर्सन बी है क्रेडिटर क्योंकि इन्होंने पैसा उधार पर दिया है, राइट। अब ये पैसा पर्सन वापस नहीं कर रहा, पर्सन ए डिफॉल्ट कर गया, पैसा वापस नहीं करता, लेकिन पर्सन ए के पैसे पड़े हैं एक बैंक के पास, यानी कि हम मान लेते हैं बैंक XYZ है जिसके पास पर्सन ए के पैसे पड़े हुए हैं, राइट। दैट मनी इज अवेलेबल विद द बैंक XYZ ओवर देयर। तो अगर मैं बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप देखता हूं तो इस केस में मैं दूसरी इंग्लिश से लिख देता हूं, तो इस केस में जो बैंक है डेट इज द डेप्टर, क्योंकि बैंक ने पैसे पे करने हैं पर्सन ए के वापस, और पर्सन ए इस केस में क्रेडिटर है क्योंकि इन्होंने बैंक से पैसे वापस लेने हैं। तो इस तरह से समझो, पर्सन ए और बी के केस में पर्सन ए डेटर है, पर्सन बी क्रेडिटर है, लेकिन बैंक और ए के बीच में जो पर्सन ए है वो क्रेडिटर है क्योंकि उसने पैसे लेने हैं फ्रॉम द बैंक, राइट। दिस इज द सीन राइट नाउ। अब होता क्या है कि पर्सन बी जाता है उठ के कोर्ट के पास एंड कोर्ट को जाके बोलता है कि भाई इसने मेरे पैसे वापस नहीं करे, राइट। एंड कोर्ट एक जजमेंट देता है, कोर्ट एक जजमेंट देता है कौन से दो पर्सन को लेकर के, एक पर्सन जो पर्सन क्रेडिटर है, दूसरा पर्सन जो पर्सन डेप्टर है। यानी कि कोर्ट की नजर में अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो पर्सन बी है दैट इज द जजमेंट डेटर, दैट इज अ जजमेंट क्रेडिटर। पर्सन बी जो है वो जजमेंट क्रेडिटर है और पर्सन ए जो है दैट इज द जजमेंट डेटर। ठीक है, तो ये दो पर्सन है यहां पर, एक है पर्सन बी और दूसरा है पर्सन ए। पर्सन ए जजमेंट डेटर है और पर्सन बी जो है वो है जजमेंट क्रेडिटर। क्लियर है चीज। नाउ जो बैंक XYZ है दैट विल बी द जजमेंट डेटर्स डेटर। वो क्या रहेगा, डेट विल बी द जजमेंट डेटर्स डेटर, राइट। तो अब ये जजमेंट डेटर्स डेटर जो होता है इसी को हम गार्निशी भी कहते हैं। वी से सच पर्सन टू बी गार्निशी, राइट। एंड इसको क्या कहते हैं अदरवाइज, वी से टू बी जजमेंट डेटर्स डेटर। तो इसको हम कहेंगे जजमेंट डेटर्स डेटर, यहां पर कह सकते हैं। सो दिस इज सेड टू बी द गार्निशिंग। अब इस केस में जो कोर्ट है डेट विल बी गिविंग एन ऑर्डर, तो कोर्ट एक ऑर्डर देगा यहां पर बैंक को कि तुम बताओ भाई कि जो पैसा तुम्हारे पास पड़ा है इस जजमेंट डेटर का, उसको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए इस पर्सन की पैसे की रिकवरी के लिए, राइट। वो चीज यहां पर पूछी जाएगी एंड दैट इज द सेम। ठीक है, तो ये सिस्टम यहां पर रहता है विच इज बीइंग फॉलोड। यहां तक का क्लियर हो गया पॉइंट, राइट। तो जो ये गार्निशी ऑर्डर होता है ये बेसिकली किसके लिए, दिस इज बेसिकली फॉर द रिकवरी ऑफ द प्राइवेट ड्यूज। जो प्राइवेट रिकवरीज होने वाली थी किसको लेकर के, प्राइवेट पर्सन है ना, कोई किसी बैंक का कोई लेन देन तो है नहीं है, तो उसकी रिकवरी के लिए यहां पर इसे इस्तेमाल किया जाना था। पहली चीज तो यहां पर ये क्लियर होगी। अगर क्लियर हो गए पॉइंट्स तो काइंडली प्लीज फटाफट से यस लिख दीजिए कि यहां तक का अगर पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो वन थिंग इट्स रिलेटेड टू कि जो बैंक है उसने, बैंक क्या है यहां पर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बैंक, बैंक जो है वो गार्निशी की पोजीशन पर है, बैंक गार्निशी की पोजीशन पर है। और जो यहां पर कस्टमर है, जो कस्टमर है डेट इज व्हाट, वो है यहां पर जजमेंट डेटर, वो जजमेंट डेटर है। एंड फर्दर जो पर्सन बी है, ठीक है, जिसने केस अप्लाई किया था, वो क्या है, डेट इज द जजमेंट क्रेडिटर, वो यहां पर जजमेंट क्रेडिटर है। क्लियर है चीज, ये पॉइंट यहां पर क्लियर हुआ आपको, राइट। सो वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक होता है कोर्ट, ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, किसकी फेवर में दिया, जजमेंट क्रेडिटर की फेवर में दिया, किस पर्सन के लिए दिया, जजमेंट डेटर के लिए दिया। अब यहां पर जो इशू था वो किसको लेकर के था, गार्निशी कौन है, यहां पर बैंक है, यानी कि जजमेंट डेटर्स डेटर। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड जजमेंट डेटर्स डेटर। जजमेंट डेटर का भी जो डेटर है उसके लिए ये पर्टिकुलर इशू किया गया है, उसको ये
जो ऑर्डर है वो दिया गया है। एंड मजे की बात ये है कि जो गार्निशी ऑर्डर होता है इट इज इशूड इन 2 स्टेजेस। ये सिंगल स्टेज में इशू नहीं होता, दिस इज इशूड इन 2 स्टेजेस। एक होता है ऑर्डर निसी, वन इट इज रिलेटेड टू द ऑर्डर निसी एंड द सेकेंड वन इट्स रिलेटेड टू द ऑर्डर एब्सोल्यूट। सो एक होता है ऑर्डर निसी और दूसरा होता है ऑर्डर एब्सोल्यूट। देखो जो ऑर्डर निसी होता है ना, दैट इज जस्ट लेट्स से नोटिस टू द बैंक। एक तरह से नोटिस है बैंक को कि तुम बताओ कि इस पर्सन के पैसे रिलीज क्यों ना किए जाए, ये उस चीज से रिलेटेड, राइट। सो दिस इज जस्ट रिलेटेड टू द फैक्ट कि इस पर्सन के पैसे रिलीज क्यों ना किए जाए, दैट इज द फैक्ट ओनली, राइट। उसको हम कहते हैं व्हाट वी से इट टू बी द ऑर्डर निसी, इसको ऑर्डर निसी के नाम से जाना जाता है। एंड फर्दर जो दूसरा होता है दैट्स द ऑर्डर एब्सोल्यूट, यानी कि अगर बैंक ने कह दिया कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उस केस में, या फिर मान लो कि बैंक ने कोई अप्रोप्रिएट रिप्लाई नहीं करा, तो फिर कोर्ट एक एब्सोल्यूट ऑर्डर दे देती है कि इस पैसे को अटैच कर दिया जाए, यानी कि इसको रिलीज कर दिया जाए, ताकि जो ऑब्लिगेशन थी जजमेंट डेटर की टुवर्ड द जजमेंट क्रेडिटर उसको रीपे किया जा सके, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है टुवर्ड द गार्निशी ऑर्डर। अब एक इसके देखो यहां पर थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस आपको पार्टीज के साथ रिलेटेड भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस कुड बी रिलेटेड टू द लेट्स से कि कौन से जजमेंट में दिया गया ऑर्डर, तो सब चीजों को गो थ्रू करेंगे। तो गार्निश ऑर्डर जो होता है वो सेक्शन 60 ऑफ द ऑर्डर 21 रूल 46 ए टू ई के बीच में यहां पर अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 गार्निश ऑर्डर इशू किया जाता है, सीपीसी के अंडर इशू किया जाता है। एंड ये कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, एप्लीकेशन दी जाती है किसके द्वारा, एप्लीकेशन इज गिवन बाय द जजमेंट क्रेडिटर एंड फर्दर जहां पर जजमेंट डेटर जो है आपको रिफ्यूज कर देता है कि भाई मैंने पैसा नहीं देना, तो फिर कोर्ट यहां पर ऐसा ऑर्डर इशू करता है, राइट। अब यहां पर समझिएगा, तो 3 पार्टीज हैं, एज आई टोल्ड यू क्लियरली, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि 3 पार्टीज हैं। वन इट इज रिलेटेड टू जजमेंट क्रेडिटर जिसने पैसे वापस लेने हैं वो, एंड ये ऑर्डर है जो दिया जाएगा गार्निशी को यानी कि बैंक को, और यहां पर कोर्ट इस ऑर्डर को देती है। तो 3 पार्टीज आर देयर। वन इट रिलेटेड टू द जजमेंट क्रेडिटर, जजमेंट क्रेडिटर क्या है, वो एंटिटी है जिसने पैसे लेने हैं, जिसने डेप्ट दिया था, राइट। फिर है सेकेंड पार्टी जजमेंट डेटर, यानी कि कस्टमर जिसने पैसे देने थे, जिसका अकाउंट है, जिसके अकाउंट को टारगेट किया जा रहा है, दैट इज अ जजमेंट क्रेडिटर। एंड द थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू गार्निशी, यानी कि बैंक जिसके पास जजमेंट डेटर का पैसा पड़ा है, उसे हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द गार्निशी, राइट। ध्यान से समझना, गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग क्रेडिट बैलेंस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सब्सिक्वेंट अगर कोई क्रेडिट हुआ पैसा तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। समझने की बात यह है कि मान लो गार्निशी ऑर्डर आपके पास रिसीव हुआ सुबह 10 बजे, अकाउंट में रिसीव हुआ, और बैंक ने उसी टाइम पर क्या कर देना, फ्रीज कर देना अकाउंट को, ऑपरेशंस नहीं करने देने अकाउंट में, राइट। या जितना अमाउंट मेंशन था उतने अमाउंट को फ्रीज कर देगा एंड बाकी अमाउंट के ऊपर करने देगा। लेकिन लेट्स टेक द केस की गार्निशी ऑर्डर आया था 1,50,000 का, मैं यहां पर लिख करके आपको बताता हूं। लेट्स केस की जो गार्निशी ऑर्डर रिसीव हुआ था वो रिसीव हुआ था 1.5 लाख रुपीस का, राइट। और अकाउंट में बैलेंस पड़ा था 70,000, कितना पड़ा था बैलेंस, 70,000 पड़ा था। तो ये 70,000 तो फ्रीज कर ही दिया जाएगा, ये तो साथ के साथ ही फ्रीज कर दिया। लेकिन लेट्स केस ये था 10 बजे का बैलेंस, ये 10 AM का बैलेंस है, 11 बजे एक आरटीजीएस आती है अकाउंट में एंड अकाउंट का बैलेंस हो जाता है 3,50,000। कितना हो गया बैलेंस, 3,50,000 हो गया। लेकिन सब्सिक्वेंट क्रेडिट के ऊपर गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। सो इस चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, देखो केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन बनेंगे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि भाई क्वेश्चन कहां से आ गया, तो क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं कि जो गार्निशी ऑर्डर है वो केस स्टडी की फॉर्म में आएगा कि इतना बैलेंस इतने बजे था, तो क्या मतलब 11 बजे बैलेंस आ गया तो क्या वहां पर एप्लीकेबल होगा, तो नहीं होगा। आप सब्सिक्वेंट क्रेडिट के ऊपर गार्निश ऑर्डर को अप्लाई नहीं कर सकते। एंड द अकाउंट मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर एंड सेम कैपेसिटी, सेम ऑर्डर एंड कैपेसिटी में होना भी जरूरी है। अगर मान लो गार्निश ऑर्डर आया पर्सन ए के नाम में, राइट, और अकाउंट जो है वो है ए एंड बी का ज्वाइंट अकाउंट है, तो भाई यहां पर एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी, यहां पर एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। या मान लो पर्सन ए के नाम पर आया और ए जो है उसका ट्रस्ट अकाउंट है, वहां पर भी एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। या फिर मान लो पर्सन ए की सीसी लिमिट चल रही है,
पर्सन ए की सीसी लिमिट चल रही है, होता ना आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी अवेलेबल है, सैंक्शन लिमिट थी मान लो 4 लाख की, ठीक है, एंड उसमें उठाया उसने सिर्फ 3.5 लाख है, 50,000 अभी भी उठा सकता है, तो भाई उसके ऊपर गार्निशी ऑर्डर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि लोन अमाउंट के ऊपर गार्निशी ऑर्डर अप्लाई नहीं होगा, देयर इट वॉन्ट बी एप्लीकेबल। अगर किसी एफडी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ उसके ऊपर भी नहीं क्रिएट होगा, अगर हाँ कोई सरप्लस बैलेंस है उसके ऊपर क्रिएट हो सकता है, लेकिन अदरवाइज क्रिएट नहीं होगा, राइट। सो दैट इज अबाउट इट। फर्दर बैंक का जो राइट ऑफ सेट ऑफ है वो सुपीरियर, बैंक का राइट ऑफ सेट ऑफ जो होता है वो सुपीरियर होता है, बैंक का चार्ज हमेशा ओवरराइड करता है, क्योंकि राइट ऑफ सेट ऑफ जो है दैट इज अ स्टैट्यूटरी राइट व्हिच इज अवेलेबल टू द बैंक, राइट। यानी कि बैंक अपने अमाउंट्स की रिकवरी पहले कर सकता है, यानी कि एक टाइम पर आपके पास गार्निशी ऑर्डर आ गया और बैंक ने अपने अमाउंट की रिकवरी भी करनी थी, तो पहले बैंक अपने अमाउंट की रिकवरी करेगा, उसके बाद गार्निशी जो है उसको ऑर्डर को इंप्लीमेंट करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, तो इस चीज को समझना जरूरी है। नाउ एज आई टोल्ड यू देयर आर 3 पार्टीज, एंड व्हाट 3 पार्टीज आर देयर? वन, इट इज रिलेटेड टू द जजमेंट क्रेडिटर, जजमेंट डेटर जिसने पैसे देने थे, जजमेंट क्रेडिटर जो केस लेके गया कानून के पास, और गार्निशी वो बैंक है जिसके पास पर्सन का अकाउंट मेंटेन्ड है। एज आई टोल्ड यू, गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो 2 पार्ट्स में इशू किया जाता है, इट इज इशूड इन 2 पार्ट्स, ऑर्डर निसी एंड ऑर्डर एब्सोल्यूट। एक होता है ऑर्डर निसी एंड दूसरा होता है ऑर्डर एब्सोल्यूट। ऑर्डर निसी जो होता है वो एक प्रीलिमिनरी ऑर्डर है, दिस इज अ प्रीलिमिनरी ऑर्डर, जहां पर कोर्ट डायरेक्ट करती है बैंक को भाई स्टॉप पेमेंट कर दो, और साथ के साथ हमें बताओ कि ये पैसे रिलीज क्यों ना किए जाए, वाई दीज अमाउंट शुड नॉट बी रिलीज्ड, क्यों इसको इंप्लीमेंट ना करे, कोई रीजन है आपके पास तो हमें बताओ, राइट। दैट इज ऑर्डर निसी। और सेकंड स्टेज होती है ऑर्डर एब्सोल्यूट, दैट इज एब्सोल्यूट स्टेज, कि इस टाइम के ऊपर तो और कोर्ट ने जो कह दिया वो इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, राइट। यानी कि जो रिपोर्ट सबमिट करी है कोर्ट ने उसके बेस पर आपको जो कोर्ट ने चीज कहती है उसको मानना ही पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स सेम ऑर्डर में एंड सेम कैपेसिटी में होने चाहिए। अगर ऑर्डर आपके पास सिंगल नेम में है तो आप ज्वाइंट अकाउंट के बैलेंसेस को अटैच नहीं कर सकते, एंड अगर ऑर्डर आपके पास ज्वाइंट नेम में रिसीव हुआ है तो वो इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। यानी कि अगर ऑर्डर आ गया ए एंड बी के नाम में, तो ए का अकाउंट भी है इंडिविजुअली, बी का अकाउंट भी है, तो फिर दोनों में इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, लेकिन रिवर्सल ट्रू नहीं है। यानी कि इंडिविजुअल के नाम पर आया तो फिर आप डबल में लेके नहीं जा सकते, लेकिन अगर डबल के नाम में आया तो इंडिविजुअल में जा सकते हो। इसी तरह से पार्टनर के केस में होता है, लेट्स से केस की एक पार्टनरशिप फर्म है ABC पार्टनरशिप फर्म इज देयर एंड 3 पार्टनर्स हैं इसके A, B एंड C। अब अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम में गार्निशी ऑर्डर रिसीव हो गया, फिर तो पार्टनर्स के अकाउंट का बैलेंस जो है वो अटैच हो सकता है, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, राइट, बिकॉज पार्टनर्स होते हैं पर्सनली एंड सेवरली लायबल होते हैं, तो पार्टनर के अकाउंट का बैलेंस अटैच कर सकते हो अगर फर्म के नाम पर ऑर्डर आया। लेकिन अगर इंडिविजुअल पार्टनर के नाम पर ऑर्डर आया फिर फर्म के अकाउंट के ऊपर नहीं जा सकते आप। इसी तरह से अगर इंडिविजुअल के नाम पर आया तो प्रोप्राइटरशिप अकाउंट को हम बीच में ले सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी सेम है वहां पर, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। अगर डिफरेंट कैपेसिटी में मान लो ट्रस्ट के नाम पर है, एक ट्रस्टी के नाम पर है ऑर्डर, ठीक है, और इंडिविजुअल अकाउंट के नाम पर आया लेकिन ट्रस्टी है वो किसी अकाउंट में, तो वहां पर ट्रस्ट अकाउंट में एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी, राइट। तो ये चीज देखना यहां पर जरूरी है। एंड इवन अगर गार्डियन अकाउंट है, लेट्स से माइनर के साथ गार्डियन है पर्सन ए इज गार्डियन अकाउंट, इसका गार्डियन है किसी माइनर का, वो अकाउंट है, और पर्सन ए के नाम पर गार्निश ऑर्डर है, तो इस अकाउंट में भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, ठीक है। और सिर्फ आप क्रेडिट बैलेंस को अटैच कर सकते हो, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस को अटैच कर सकते हो, डेबिट बैलेंस को अटैच नहीं कर सकते हो। गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो डेब्ट ड्यू के ऊपर एप्लीकेबल होता है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स जो अक्रूइंग ड्यू है, टाइम डिपॉजिट्स उनके ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन फ्यूचर क्रेडिट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि अगर जो इंटरेस्ट अक्रूड है उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं है, वहां पर कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो इस चीज का भी ध्यान रखना यहां पर जरूरी है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? गार्निश ऑर्डर को लेकर के हमने इतनी चीजों को गो थ्रू करा, यहां तक कि अगर आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए, डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट, राइट। तो गार्निश ऑर्डर जो रहेगा वो क्रेडिट बैलेंस के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। जब ऑर्डर रिसीव होता उस टाइम पर क्रेडिट बैलेंस क्या था
उसके ऊपर गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। जो सब्सिक्वेंट बैलेंसेस होंगे उनके ऊपर गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होता है। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइंडली प्लीज नोट इट डाउन। वैसे तो सभी पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो डेफिनेटली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। एंड गार्निश ऑर्डर जो है वो एक्चुअल डेप्ट की रिकवरी के लिए इशू किया जाता है, किसी पर्टिकुलर कंटिंजेंट डेप्ट की रिकवरी के लिए इशू नहीं किया जाता। कंटिंजेंट डेप्ट कौन सा होता है? जो आगे जाकर के लायबिलिटी बनेगी, उसके लिए गार्निशी ऑर्डर इशू नहीं किया जाता है। एंड अगर आपके पास गार्निशी ऑर्डर रिसीव हो गया बिफोर द एक्चुअल कैश पेमेंट, मान लो इवन दो जो चेक जो था वो पेमेंट के लिए पास कर दिया गया था, टोकन इशू कर दिया गया था, लेकिन कैश नहीं दिया गया है, पर्सन काउंटर पे खड़ा कैश नहीं दिया गया है, तो बैंक स्टॉप पेमेंट कर सकता है। ठीक है, कि गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल है तो बैंक स्टॉप पेमेंट कर सकता है। एंड गार्निशी ऑर्डर जो है इज नॉट एप्लीकेबल जो पैसा आपका बाहर पड़ा होता है उसके ऊपर। अब्रॉड पड़ा ना पैसा अगर आपका कोई, तो उसके ऊपर भी गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। अगर इंडियन टेरिटरी में पैसा पड़ा है तो उसके ऊपर गार्निश ऑर्डर एप्लीकेबल होगा, बट अगर कोई आपका पैसा बाहर पड़ा है वहां पर गार्निश ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह से मान लो आपके सेफ कस्टडी में कुछ चीजें पड़ी हैं या लॉकर में कोई कंटेंट पड़े हैं, आपके आर्टिकल्स पड़े हैं, तो उसके ऊपर भी गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। इन दैट सिनेरियो आल्सो द गार्निशी ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल। ट्रस्ट अकाउंट को भी नहीं कर सकते अटैच, मैंने आपको ऑलरेडी चीज बता दी है। ठीक है, दैट इज आल्सो टोल्ड टू यू। एंड सिक्योरिटीज जो लॉस्ड है बैंक के पास, कोई लेट से कोई सिक्योरिटी थी जो किसी स्पेसिफिक लायबिलिटी को लेकर लॉस्ड है, लेट से गोल्ड है बैंक के पास पड़ा है, अब गोल्ड लोन लिया होगा ना आपने, तो गोल्ड किसी स्पेसिफिक लायबिलिटी को लेकर के पड़ा ना, तो वहां पर भी गार्निश एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी। गार्निश ऑर्डर क्या डिजीज अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल है? यस इट इज एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि डिजीज अकाउंट की एक प्रीवियस लायबिलिटी थी। अब जो उसने पैसा किसी पर्सन को देना था वो तो उसके जीते जीते की होगी ना लायबिलिटी, तो डिजीज अकाउंट के केस में गार्निश ऑर्डर अगर आपके पास आता है तो वहां पर एप्लीकेबिलिटी बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि पर्सन तो डेड हो गया जी, हमारा तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है, आप नॉमिनेशन से ले लेना। नो, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में लायबिलिटी बनेगी, गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होगा उन अकाउंट्स के ऊपर। मेक श्योर टू कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड कि इन केस ऑफ डिजीज्ड पर्सन गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होने वाला है, राइट। लेकिन मान लो जो अनयूटिलाइज पोर्शन है सीसी लिमिट का, मैंने जैसे आपको बताया कि सीसी लिमिट है उसमें 4 लाख की लिमिट थी, 3.5 लाख उठाया, 50,000 अभी उठाया ही नहीं है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होगी? नहीं होगी। देयर द गार्निशी ऑर्डर वॉन्ट बी एप्लीकेबल। उस केस में गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट ऑफ सेट ऑफ सुपीरियर होता है, हमेशा सुपीरियर होता है, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। क्लियर है चीज? एंड फर्दर अगर आपने एफडीआर को एज कोलेटरल रखा हुआ है, राइट, तो उसके केस में भी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन हां, अगर एफडीआर प्राइमरी सिक्योरिटी की तरह है तो जो अनयूटिलाइज पोर्शन होगा उसके ऊपर आप गार्निशी ऑर्डर लगा सकते हो। मान लो एफडीआर थी 10 लाख रुपए की, राइट, और 10 लाख के अगेंस्ट 3 लाख का डीएल पर्सन ने ले रखा है, 3 लाख का डिमांड लोन ले रखा है, तो जो अनयूटिलाइज पोर्शन है, मार्जिन वगैरह मान के चाहिए, मान लो 4 लाख चाहिए था बैंक को, तो जो अनयूटिलाइज पोर्शन होगा 6 लाख रुपए का, उसके ऊपर दैट वुड बी अवेलेबल फॉर द गार्निश ऑर्डर, तो उसके ऊपर गार्निश ऑर्डर लग सकता है, दैट अमाउंट वुड बी अवेलेबल। और लास्ट पॉइंट रिलेटेड की गार्निश ऑर्डर क्या माइनर अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा? नो, इवन माइनर अकाउंट के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और हां, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर बैंक यानी कि गार्निशी ऑर्डर के साथ कंप्लाई नहीं करता, कोर्ट ने जो ऑर्डर इशू किया उसके साथ अगर बैंक कंप्लाई नहीं करता है, उसको नजरअंदाज करता है, तो उसे माना जाएगा जिम्मेदार कि भाई तुम्हें इक्वल अमाउंट पे करना पड़ेगा जितने अमाउंट का गार्निशी ऑर्डर था, राइट। दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। क्लियर है ये पार्ट? राइट, दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। सो just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.